Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके लिए लेके आया हूं और वो टॉपिक है कॉलम एंड स्ट्रट. सो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट को अगर अंडरस्टैंड करते हो तो कॉलम एंड स्ट्रट एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में काफी वेटेज के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं और सब्जेक्टिव भी, जहां पे भी सब्जेक्टिव का स्कोप होता है वहां पे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपको बताऊं कि ये किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो अगर एसएससी जेई की बात कर ले तो एसएससी जेई में पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है वहां पे कई सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में देखे गए. पिछले 1-2 साल पहले तो एक ही मतलब सिर्फ इस चैप्टर से ही 3-3 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्टिव में हर बार एक क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, चाहे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, बट कॉलम स्ट्रट का डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल रहता है. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है. एंड वैसे भी बीटेक डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो चैप्टर है ये मशीन डिज़ाइन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मशीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे कनेक्टिंग रॉड, स्क्रू जैक, वाल्व वगैरह जो होते हैं आईसी इंजन्स के, इन सब को डिज़ाइन करने में कॉलम एंड स्ट्रट का लॉजिक लगता है या कॉलम एंड स्ट्रट का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो इसीलिए ये वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाकी ये सिविल इंजीनियरिंग में भी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सिविल और मैकेनिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा अगर आप देखो डियर स्टूडेंट तो इसी बार अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो इस बार भी एसएससी जेई में इसके क्वेश्चंस पूछे गए और पहले भी बार बार क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, कई बार इसे थ्योरी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब है. और आज का जो वीडियो है इसका एक अगर मैं लेआउट आपको बताऊं कि आज क्या मैं आपके लिए लेके आया हूं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉलम एंड स्ट्रट, क्या डिफरेंस है कॉलम एंड स्ट्रट में. और इसके अलावा हम देखेंगे यूलर्स कॉलम थ्योरी. सो यूलर्स कॉलम थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रैंकाइन कॉलम थ्योरी देखेंगे. और ये जो दो कॉलम थ्योरी है, यूलर्स कॉलम थ्योरी और रैंकाइन कॉलम थ्योरी, ये दो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों को स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं. जो एसएससी जेई में जो पेपर 2 सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे. साथ में एएमआई के जो सेक्शन बी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम करेंगे. और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो उस क्वेश्चंस को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा जो अगर हम उस पर देखें तो इसे हम डेरिवेशन भी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एसएससी जेई में यूलर्स कॉलम थ्योरी को डेराइव करने के लिए कई बार आया हुआ है. मतलब एक बारी तो डेराइव करने के लिए आया हुआ है. इसके अलावा एक बारी एक फर्स्ट प्रिंसिपल से जो 2 एंड फिक्स्ड कॉलम पे लोड लगा के फिर कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका बकलिंग लोड निकालो. तो कहीं ना कहीं वो डेरिवेशन से ही पूरा मिलता जुलता है. तो हम डेरिवेशन भी करेंगे और जहां पे भी पॉसिबल होगा सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इसके अलावा जॉनसन के कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला और पैराबोलिक फॉर्मूला है, उसको भी हम देखेंगे. और जो कॉलम है जो इसेंट्रिक लोडिंग से सब्जेक्टेड है उसको भी हम देखेंगे, बिकॉज कभी कभी इसेंट्रिक लोडिंग वाली कंडीशन भी किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम ये देखेंगे कि इसेंट्रिक लोडेड अगर कॉलम हो, क्योंकि अभी तक जो भी है यूलर और कॉलम, यूलर्स कॉलम थ्योरी और रैंकाइन कॉलम थ्योरी, इन सब में इसेंट्रिसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं. बट अगर कंसीडर करेंगे तो इसेंट्रिसिटी कंसीडर करने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा उसको हम देखेंगे. सो एज अ होल लगभग हमारा यही होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक विच इज कॉलम एंड स्ट्रट, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कॉलम क्या है और स्ट्रट क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एसएससी जेई में
आ चुका है ये क्वेश्चन कि कॉलम एंड स्ट्रट को डिफाइन करो और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो स्ट्रट है ना, ये स्ट्रट एक जनरल टर्म है। मतलब स्ट्रट क्या है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर या कोई भी मशीन मेंबर जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है तो उसको हम स्ट्रट बोलेंगे, राइट। कोई भी मेंबर, जैसे मान लो ये एक मेंबर है और ये एग्जैक्टली कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है तो हम इसको स्ट्रट बोलेंगे, राइट। अब ये स्ट्रट इस इंक्लाइंड कंडीशन में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा स्ट्रट कंप्रेसिव लोड से ही सब्जेक्टेड होगा, टेंशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। सो अगर ये इंक्लाइंड कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, वर्टिकल कंडीशन में भी हो सकता है डियर स्टूडेंट। ये वर्टिकल कंडीशन में अगर ये है तो ये भी स्ट्रट है, राइट। सो कहने का ये मतलब है कि स्ट्रट एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ऑलवेज कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रट। एंड इट मे बी इन इंक्लाइंड पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इवन वर्टिकल पोजीशन, इन सबको हम इन जनरल स्ट्रट बोलेंगे। बट यहां पे एक कैच पॉइंट है कि इसी वर्टिकल स्ट्रट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मतलब इसको कॉलम नहीं बोलेंगे, इसको कॉलम नहीं बोलेंगे, ये सब तो स्ट्रट है, बट उसी स्ट्रट का जो एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रक्चर में, वर्टिकल पोजीशन पे जो स्ट्रट है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। सो यू कैन से कि कॉलम आपका क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म है। कॉलम क्या है, वर्टिकल स्ट्रट है। ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रट है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। कॉलम हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रट है और इसको, इन दोनों को तो हम स्ट्रट बोल सकते हैं। ये हमारा स्ट्रट है और ये हमारा क्या है, वर्टिकल स्ट्रट है, जिसको हम कॉलम बोल सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रट है डियर स्टूडेंट, वर्टिकल स्ट्रट जिसको हम कॉलम बोलते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये कॉलम और स्ट्रट में क्या डिफरेंस है। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल स्ट्रट को कॉलम भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अलावा पिलर्स भी बोलते हैं, पिलर। इसके बाद स्टैंचन्स भी बोलते हैं, स्टैंचन भी बोलते हैं, राइट। सो ये सब इसी का नाम है, राइट। सो वर्टिकल स्ट्रट, वर्टिकल स्ट्रट, कॉलम या पिलर और स्टैंचन, ये सब इसी का नाम है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल स्ट्रट। सो हमें कॉलम को ज्यादातर स्टडी करना है, बट स्ट्रट हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस पूछा जाता है वो आप डिफरेंस ऐसे ही समझा सकते हो, ठीक है, कि स्ट्रट एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो ऑलवेज एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है। ये लिखने वाला पॉइंट है, ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये कंप्रेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव लोड, राइट, कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है। नाउ स्ट्रट मे बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, बट वर्टिकल स्ट्रट को स्पेशलाइज्ड वे में क्या बोलते हैं, कॉलम या पिलर या स्टैंचन, राइट। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट बट नॉट ऑल स्ट्रट आर कॉलम, ऐसा भी कह सकते हो, राइट। मतलब सारे के सारे जो कॉलम है वो तो स्ट्रट है, लेकिन सारे के सारे स्ट्रट कॉलम नहीं हो सकते, ऐसा भी कह सकते हो। तो ये भी एक डिफरेंस पॉइंट है, क्योंकि डिफरेंस कई बार पूछता है इन दोनों में ना, कई बार डिफरेंस एसएससी जेईई में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस जो आपको समझना है डियर स्टूडेंट, डिफरेंस यही है कि ऑल कॉलम are strut but vice versa is not true, or you can say not all struts are column. सो आप ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आप कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है डियर स्टूडेंट कॉलम और स्ट्रट में, और आपको याद रखना है कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है। अब क्वेश्चन उठता है डियर स्टूडेंट कि ये जो कॉलम और स्ट्रट है ये डिजाइन कैसे होते हैं, मतलब
इसको डिजाइन करना है तो सबसे पहले इसका फेलियर को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हम इस पे लोड लगाएंगे एक्सियल कंप्रेसिव लोड तो ये फेल कैसे होगा। तो हम इस पे आते हैं कि ये फेल कैसे होगा, राइट। सो इस पे हम आते हैं कि ये फेल कैसे होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो ये कॉलम पी लोड से सब्जेक्टेड है, ये पी लोड से सब्जेक्टेड है और इस कंडीशन में ये यहां पे भी पी लोड से सब्जेक्टेड है। तो कॉलम का जो फेलियर होगा ना, कॉलम चूंकि एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है तो एक तो क्रशिंग फेलियर होगा। क्रशिंग फेलियर का मतलब है ये जो कंप्रेसिव डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड है ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव होने की वजह से इस कॉलम के किसी पोर्शन पे क्रश क्रिएट होगा, मतलब हाईली बहुत एक्सेसिव कंप्रेसिव लोड की वजह से जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको एक्सीड कर जाएगा, तो ये क्रशिंग फेलियर होगा। और जनरली जो शॉर्ट कॉलम होते हैं ना, जो छोटे साइज के कॉलम होते हैं वो इस क्रशिंग फेलियर से फेल होते हैं। तो क्रशिंग फेलियर हमेशा कहां पे एग्जिस्ट करता है? शॉर्ट कॉलम में। शॉर्ट कॉलम का मतलब है, अभी हम आगे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, शॉर्ट कॉलम का अभी का मतलब है कि उसकी लेंथ कम होती है और लॉन्ग कॉलम में उसकी लेंथ ज्यादा होती है, ऐसा अभी समझ सकते हो। हालांकि इसको कैटेगराइज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी आप ये समझो कि जो क्रशिंग फेलियर है वो शॉर्ट कॉलम में प्रेवेलेंट होता है, राइट। शॉर्ट कॉलम में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। बट ये जो बकलिंग या क्रिपलिंग फेलियर है ये क्या है? जब आप ऊपर से लोड लगाओगे तो ये कॉलम है, ये कॉलम लैटरली शिफ्ट होगा। जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो अभी आप देख रहे हो कि टॉप पे वाई डिस्प्लेस कर गया, उससे नीचे थोड़ा डिस्प्लेस है, तो ये जो इधर या इधर ये जो लैटरल शिफ्ट है ना, लैटरल शिफ्ट को ही हम बोलते हैं बकलिंग या क्रिपलिंग। ये देखो ये कॉलम अभी स्ट्रेट था बट एक्सियल जब इस पे कंप्रेसिव लोड लगेगा तो ये क्या है? एक तरह से बैंड हो जा रहा है। ये क्या है? लैटरली बैंड हो रहा है। ये देखो लैटरल डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? बकलिंग। मतलब ये एक फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो कॉलम में फेलियर मेजरली यही दो तरीके से होता है, या तो क्रशिंग फेलियर होगा या बकलिंग और क्रिपलिंग फेलियर होगा। बकलिंग या क्रिपलिंग फेलियर हमेशा लॉन्ग कॉलम में प्रेवेलेंट होता है और शॉर्ट कॉलम इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू क्रशिंग फेलियर। तो शॉर्ट कॉलम में आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है? क्रशिंग फेलियर। लॉन्ग कॉलम में क्रशिंग फेलियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो आप लोड लगाओगे पी, वो पी इसकी जो क्रशिंग जो बकलिंग स्ट्रेंथ है ना, जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो इसकी बहुत कम होती है। तो ये जो आपका ऊपर वाला लोड है वो बकलिंग स्ट्रेंथ को पहले मीट कर लेता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम पहले ये बकल हो जाता है। और शॉर्ट में क्या है? शॉर्ट का जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होती है। तो जैसे ही आप लोड लगाते हो तो क्रशिंग स्ट्रेंथ पहले मीट हो जाती है जिसकी वजह से पहले क्रश हो जाता है, बकल नहीं होता। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये बकलिंग या क्रिपलिंग फेलियर हमेशा किस में होता है? ये लॉन्ग कॉलम में होता है। ये लॉन्ग कॉलम में you can see this sort of failure majorly in long column. So long column is always subjected to buckling या crippling। और ये buckling और crippling है क्या? तो ये lateral shift है। ये एक तरह से बीम एक कॉलम का बेंडिंग ही है, बट ये क्या है? lateral shift है। ये laterally displace हो रहा है, जो या तो इस टाइप से होगा या इस टाइप से होगा। जनरली ये दो टाइप के बकलिंग या क्रिपलिंग है। अच्छा, एक चीज और आपको देखना होगा कि जब बीम की कॉलम की जब इस टाइप का बीम का क्रिपलिंग या बेंडिंग हो रहा है, इसेंशियली ये बेंडिंग है, जो बेसिकली इसको हम कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में बकलिंग या क्रिपलिंग बोलते हैं। तो इसको हम साइन कन्वेंशन के लिए इसको नेगेटिव माना जाता है, याद रखना। साइन कन्वेंशन से इसको क्या बोला जाता है? इधर की शिफ्ट को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। इसको क्या बोल सकते हैं? ओरिजिनल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्केविटी क्रिएट हो रही है। ये क्या है? कॉन्केविटी। जब कॉलम के ओरिजिनल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्केविटी क्रिएट हो बकलिंग की वजह से, तो उस बेंडिंग को हम नेगेटिव लेते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन है। बट अगर ये वाला आप लोगे तो ये वाला हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो कॉलम का बेसिकली पोजीशन बन रहा है वो कॉन्वेक्सिटी क्रिएट हो रही है। ये क्या क्रिएट हो रही है? कॉन्वेक्सिटी, जिसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ये हमारा जो बेंडिंग होता है ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ये एक जस्ट साइन कन्वेंशन है, ये याद रखना। इसको हम
आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे, इसीलिए आपको याद रखना है। इस टाइप के बेंडिंग को हम नेगेटिव बोलते हैं कॉलम में, और इस टाइप के बेंडिंग ऑफ कॉलम को बोलते हैं पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्सिटी अगर बनती है ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव, और अगर कॉन्केविटी बनती है तो नेगेटिव। ये चीज आपको याद रखना है। सो ये एक फेलियर का कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये देखना होता है कि हमें कॉलम को फेलियर से बचाना होता है, या कॉलम को डिजाइन करना है तो उसके फेलियर से वेल विद इन आपको डिजाइन करना है। तो ये जो हम लोड लगाते हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ये P इस कॉलम को मतलब हमारा अगर ये P इसको, अगर इसकी अपनी एक बकलिंग स्ट्रेंथ होती है, अगर आप लॉन्ग कॉलम की बात करो तो इसकी अपनी एक बकलिंग स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ, उस लोड को अगर ये P जो आपका अप्लाइड लोड है वो मीट कर जाएगा तो वो बकल कर जाएगा, या अगर उसको मीट कर जाएगा तो बकलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वही उस कॉलम का फेलियर होगा। क्रशिंग तो बेसिकली आपको स्टडी नहीं करना है क्योंकि ये शॉर्ट कॉलम के लिए होता है। मेजरली यहां पे हम बकलिंग की ही बात करते हैं। तो बकलिंग में आपको ये देखना होता है कि ये फेलियर कैसे अवॉइड हो, या इस लोड की क्या कंडीशन होगी एक सर्टन कॉन्फ़िगरेशन के कॉलम के लिए कि वो बकल हो जाएगा। मतलब उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं बकलिंग स्ट्रेंथ और क्रिपलिंग स्ट्रेंथ और क्रिटिकल स्ट्रेंथ। मतलब जिस लोड पे ये बकल स्टार्ट हो जाए या क्रिपल होना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड। तो ये लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम P बकलिंग या P क्रिपलिंग या P क्रिटिकल ये वर्ड यूज करेंगे। मतलब ये जो तीनों अलग अलग वर्ड है, बट मतलब एक ही है कि जिस लोड पे ये इस टाइप से बकल या क्रिपल या होना स्टार्ट हो जाए, और उस लोड को ही क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं कॉलम के लिए। तो ये एक ऐसा लोड है जिस लोड पे ये फेनोमेना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको किसी भी कॉलम के लिए ये लोड की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम जब कॉलम और स्ट्रट को स्टडी करेंगे तो कॉलम या स्ट्रट के दो एंड्स होते हैं, राइट। तो ये जो दोनों एंड है ना, उसकी अपनी एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंड कंडीशन। कंडीशन का क्या मतलब होता है कि उसके जो दोनों एंड है वो कैसे कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वो हवा में तो होगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करने वाले कि उसके एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो कॉलम की बात करते हैं, कॉलम या स्ट्रट की, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत जो ट्रस होते हैं, उस ट्रस में बेसिकली जो पिन जॉइंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जो स्ट्रट की तरह वर्क करते हैं, जो कंप्रेशन से सब्जेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव मेंबर, राइट। और कई ऐसे वर्टिकल कॉलम्स भी होते हैं। मतलब आप सिविल स्ट्रक्चर में तो इसको आसानी से देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, मशीन कंपोनेंट्स, जो कॉलम की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर आप देखो तो आपका जो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक का जो बेसिकली स्क्रू है, वो जो स्क्रू जैक है, वो स्क्रू बेसिकली वो एक तरह से कॉलम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑलवेज वो लोड लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। तो ऊपर से जो लोड लगता है वो कंप्रेसिव लोड लगता है, जिसकी वजह से वो कॉलम की तरह ट्रीट होगा, राइट। इसके अलावा अगर आप आईसी इंजन में कनेक्टिंग रॉड की बात करो, जो इसके अलावा पिस्टन रॉड की बात करो, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये सब कहीं ना कहीं कॉलम या स्ट्रट की तरह इसको डिजाइन किया जाता है। तो हालांकि कनेक्टिंग रॉड में टेंशन और कंप्रेशन दोनों टाइप के लोड लगते रहते हैं रिपीटेडली, बट इसमें चूंकि कंप्रेशन ज्यादा होता है, टेंशन बहुत कम होता है, तो इसीलिए बेसिकली डिजाइनिंग की जब बात आती है तो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है वो हमेशा स्ट्रट की तरह डिजाइन होता है। और भी बहुत सारे जो वाल्व सिटिंग जो पिंस वगैरह होते हैं उसकी भी डिजाइनिंग कॉलम की तरह ही हम करते हैं या स्ट्रट की तरह करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसमें अगर आप देखो जैसे कनेक्टिंग रॉड ही है, तो कनेक्टिंग रॉड एक स्ट्रट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड के एक एंड पे पिन लगी हुई है और दूसरे एंड पे भी पिन लगी हुई है, तो ये दोनों एंड कंडीशंस हो गए, उसी की हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में देखोगे तो 4 एंड कंडीशंस हैं जो आपको समझना है, जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि बोथ एंड हिंज्ड, हिंज्ड को का दूसरा नाम पिंड भी होता है डियर स्टूडेंट। सो बोथ एंड हिंज्ड मतलब ये मान लो कॉलम है, इस कॉलम का दोनों एंड क्या है, दोनों एंड क्या हो गया, हिंज हो गया। हिंज का मतलब है कि वो वहां पे होगा तो फिक्स,
वो वहां पे फिक्स होगा बट फ्री टू मूव होता है, लाइक आर्टिकुलेट कर सकता है, राइट, थोड़ा बहुत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं हिंज या पिन, क्योंकि पिन जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में होल में पिन डाल देते हैं तो एक तरह से वो हिंज की तरह बिहेव करता है, तो ये हिंज हो जाएगा बोथ एंड हिंज्ड। अगर आप बोथ एंड हिंज्ड में लोड लगाओगे तो इस टाइप से डिफ्लेक्शन होने के लाइक क्रिपल होने के लिए या बकल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक डायग्राम से दिखाया हुआ बोथ एंड हिंज्ड। नाउ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर इसको डायग्राम से देखें तो ये एक कंडीशन को दिखा रहा है। वन एंड फिक्स्ड है, जो कि ये फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहां पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो सकता। बट यहां पे क्या है, हिंज है, तो हिंज की वजह से ये थोड़ा बहुत एंगुलर डिस्प्लेस हो सकता है। तो ये वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड है। तो इसमें अगर आप बकलिंग की बात करोगे तो चूंकि फिक्स्ड एंड पे हमेशा एक रिस्ट्रेनिंग मोमेंट क्रिएट होता है, जो मोमेंट होता है ना, वो फिक्सिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं, रिस्ट्रेनिंग मोमेंट क्रिएट होता है, इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा बेंडिंग मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, यहां पे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और इससे थोड़ा सा आगे से ये बेसिकली इस टाइप से बकल होगा। तो ये एक डायग्राम है जो बेसिकली दिखा रहा है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड को। नाउ द थर्ड एंड कंडीशन डियर स्टूडेंट इज बोथ एंड फिक्स्ड। ये कंडीशन दिखा रहा है बोथ एंड फिक्स्ड, यहां पे ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, दोनों फिक्सिंग एंड फिक्स्ड एंड की वजह से रिस्ट्रेनिंग मोमेंट क्रिएट होगा, फिक्सिंग मोमेंट क्रिएट होगा, इसीलिए ये यहां से थोड़ा सा आगे से ये बेसिकली बकल किया हुआ है। ये बेसिकली सबसे मजबूत कंडीशन जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है। आगे हम इसको देखेंगे, बोथ एंड फिक्स्ड एंड द लास्ट इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। अगर इस कॉलम की हम बात करें डियर स्टूडेंट तो ये दिखाया हुआ ये एंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो इसमें जो बकलिंग या क्रिपलिंग है वो इस तरीके से होने के चांसेस होते हैं। सो ये बेसिकली 4 एंड कंडीशन है जो किसी कॉलम के 2 एंड में जो कंडीशंस पॉसिबल होता है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसको हम आगे यूज करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम, जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम यूज करेंगे, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम कॉलम के फेलियर को एनालाइज करते हैं, और कॉलम के फेलियर को पहली बार जो एनालाइज किया गया था वो यूलर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, और यूलर ने एक मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू एक कॉलम को डिजाइन करके एक फॉर्मूला दिया था जिसको बोलते हैं यूलर्स कॉलम फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला। बट यूलर ने जो उस फॉर्मूले को डिराइव किया था बहुत पहले मैथमेटिकल अप्रोच से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूलर के बाद जितने सारे कॉलम को एनालाइज करने के लिए फॉर्मूले दिए गए वो सारे दोज आर ऑल इंपेरिकल इन नेचर, मींस वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे बेसिकली एक इंपेरिकल फॉर्मूला डेवलप किया गया है। बट जो यूलर ने दिया था वो ट्रूली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ट्रूली मैथमेटिकल डेरिवेबल डेराइव करके आप उस फॉर्मूले को ला सकते हो। वो फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला कॉलम को एनालाइज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ फ्लॉज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अभी भी वाइडली यूज किया जाता है। सो मेरा ये कहने का मतलब है, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूलर का जो कॉलम को एनालाइज करने के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बेसिकली डिराइव किया था। उससे पहले यूलर ने कॉलम की एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं। यूलर के कॉलम थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, और ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एसएससी जेई में कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 से 3 बार एसएससी जेई सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। और ऑलमोस्ट जहां पे भी अगर थ्योरी की बात आती है ना, तो कॉलम एंड स्ट्रट में ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट आर द एजम्पशंस इन यूलर्स कॉलम थ्योरी। तो इस एजम्पशंस को बेसिकली पॉइंट वाइज आपको समझना है, और ये जो पॉइंट्स यूलर ने एज्यूम किया है वो ऑब्वियसली एजम्पशंस है, प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं है, बट यूलर ने उस अपने कॉलम थ्योरी को देने से पहले ये एज्यूम किया था। और अगर ये सारी कंडीशंस 100% तो मैच नहीं कर सकती है रियल सिचुएशन में, बट फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसी चीजें होंगी। तो वो क्या क्या एजम्पशंस हैं उसको देखते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इसके कई पॉइंट्स छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, बट सब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊं एसएससी जेई में बार बार पूछा गया है। इनफैक्ट इस बार भी पूछा हुआ है। जो लेटेस्ट 2019 के एग्जाम्स हुए हैं, जो 2020 में कंडक्ट हुए थे,
उसमें भी ये पूछा गया है कि यूलर्स का जो कॉलम थ्योरी है उसके क्या क्या एजम्पशंस है और वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, मतलब उसकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब उसकी क्या लिमिटेशन है। तो अभी हम उस सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ देयर एंड देयर उसकी लिमिटेशन, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी को भी देखते हैं। सो सबसे पहले यूलर कॉलम थ्योरी के क्या एजम्पशंस है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन में और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। देखो सबसे पहला एजम्पशन क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एजम्पशन है कि इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट एंड द लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल। ये पहला एजम्पशन आप समझो, कह रहा है कि ये जो कॉलम है ना, इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट, दैट इज नो कर्वेचर। मतलब जो हमारा कॉलम है वो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो परफेक्टली स्ट्रेट है, मतलब हमारा ये जो कॉलम है ये एकदम से स्ट्रेट है, इसमें ऐसा कुछ भी मतलब वेवीनेस नहीं है या इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए और कोई कर्वेचर नहीं होना चाहिए, दैट इज नो कर्वेचर एंड द लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल। ये चीज क्या है कि लोड जो होगा ना वो अगर मान लो ये ट्रूली मतलब परफेक्टली स्ट्रेट कॉलम है मान लो ये, तो इसकी अगर ये एक्सिस है इसका, तो लोड एकदम से एक्सिस पे ही लोड लगना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रूली एक्सियल। ये चलेगा कॉलम, यूलर ने जो थ्योरम डेवलप किया, यूलर का जो कॉलम थ्योरी है उसके लिए। बट अगर आप लोड थोड़ा इधर शिफ्ट करोगे तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी फिर फर्दर आगे डिजाइन किया गया जिसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड, अगर इसके एक्सिस से थोड़ा सा ऑफसेट लोड एक्ट करेगा, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। बट यूलर ने सबसे पहले जो अपनी कॉलम थ्योरी दी उसमें उसने ये वाले कंडीशन को नेग्लेक्ट किया, उसने बोला कि लोड ट्रूली एक्सियल लग रहा है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इनिशियली द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट, दैट इज नो कर्वेचर एंड द लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल। ये एक एजम्पशन है डियर स्टूडेंट, आप खुद समझ सकते हो कि इसकी क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट कि जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉलम हो वो 100% क्या हो, स्ट्रेट हो, मतलब परफेक्टली स्ट्रेट हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसी चीजें पॉसिबल होती नहीं है, कुछ ना कुछ कर्वेचर इफेक्ट हो सकता है, बट ये मान रहा है कि नहीं ये परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए। और लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल, जरूरी नहीं है कि लोड एकदम से ट्रूली एक्सियल ही लगे, थोड़ा सा एक्सिस से शिफ्ट भी हो सकता है, बट ये एज्यूम कर रहा है कि परफेक्टली ट्रूली एक्सियल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एजम्पशन है और इसकी प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी आपको पता चल गई, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज द क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये एक कॉलम है, इसका यहां पे क्रॉस सेक्शन है मान लो रेक्टेंगुलर, और इसका एक कोई साइज है मान लो लेंथ और विड्थ का एक स्टैंडर्ड साइज है मान लो, तो ये थ्रू आउट सेम होना चाहिए, मतलब हर जगह रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए और ऑफ सेम साइज, हर जगह सेम होना चाहिए एंड ऑफ सेम साइज। अगर सर्कुलर है तो जिस डाया का यहां पे क्रॉस सेक्शन है, सेम डाया का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। सो द सेकंड पॉइंट सेज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ये दो पॉइंट क्लियर होने के बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि द कॉलम मटीरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड दस ओबेज हुक्स लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो कॉलम जिस मटेरियल का बना हुआ है वो परफेक्टली इलास्टिक है, होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। ये वैसे भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कॉलम का मटेरियल हो गया, बीम का मटेरियल हो गया, इन सब में हम ये ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि मटेरियल क्या होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है लोड लगाने से स्ट्रेच होगा, लोड हटाते ही वो ओरिजिनल पोजीशन में परफेक्टली अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। होमोजीनियस का मतलब है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, सो होमोजीनियस होना चाहिए। और आइसोट्रॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो कॉलम जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब टेंशन में भी वही होनी चाहिए, कंप्रेशन में भी वही होनी चाहिए। सो इसको इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक।
याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। इक्वल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, होमोजीनियस, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, राइट। सो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एंड ओबेज हुक्स लॉ। और जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ऑब्वियसली हुक्स लॉ क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि स्ट्रेस जो डेवलप होगा और जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सो आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है डियर स्टूडेंट? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है द शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेशन, ब्रैकेट में कह रहा है बीइंग वेरी स्मॉल, मींस डायरेक्ट कंप्रेशन बहुत छोटा होता है, बीइंग वेरी स्मॉल इज नेग्लेक्टेड। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, द शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन, ब्रैकेट में बीइंग वेरी स्मॉल इज नेग्लेक्टेड। इसका ये कहने का मतलब है कि जो कॉलम पे डायरेक्ट ये जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसकी वजह से ये जो कंप्रेस होगा, मतलब जो शॉर्टनिंग होगी कॉलम की, वो बहुत कम होगा, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये पॉइंट कह रहा है, मींस ये कह रहा है कि जो कॉलम पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसकी वजह से इस कॉलम की जो लेंथ कम होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत कम होगी इसलिए हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसको दूसरे वे में इसमें एक और पॉइंट निकल के आया जो यहां पे एडेड है, एंड हेंस डायरेक्ट स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड ड्यू टू इट्स लेसर वैल्यू। इसका यह भी मतलब है कि जो आपका लोड है, चूंकि शॉर्टनिंग को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो शॉर्टनिंग किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से होगा। सो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉलम की जो शॉर्टनिंग होगी, कॉलम की जो लेंथ कम होगी ना, वो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड की वजह से वो नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत कम होने की वजह से, बहुत कम वैल्यू होने की वजह से। और यू कैन से कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू को ही नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी लेस वैल्यू है, राइट। सो दोनों ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है डियर स्टूडेंट? फिफ्थ पॉइंट कहता है द फेलियर ऑफ द कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो यूलर ने एज्यूम किया कि जो कॉलम का फेलियर होगा ना वो सिर्फ बकलिंग की वजह से होगा, मतलब इसमें कोई डायरेक्ट स्ट्रेस को काउंट नहीं किया, क्रशिंग फेलियर को उसने टोटली अवॉइड किया है। मतलब उस एज्यूम किया है यूलर ने कि जो कॉलम का फेलियर होगा वो ट्रूली बकलिंग होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ बकलिंग की वजह से ही फेल होगा, कोई अदर वे में फेल नहीं होगा, लाइक क्रशिंग वगैरह से फेल नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फेलियर ऑफ कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन। नाउ द सिक्स पॉइंट डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? सिक्स पॉइंट कह रहा है द वेट ऑफ द कॉलम इटसेल्फ इज नेग्लेक्टेड। ये कह रहा है कि जो कॉलम का वेट है, ऑब्वियसली कॉलम है तो उसका अपना एक सेल्फ वेट होगा, बट उसके सेल्फ वेट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम सेल्फ वेट को कहीं पे भी काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको लिखना होता है एग्जाम में और समझना होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि पिन जॉइंट्स, लास्ट पॉइंट सेज कि पिन जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस एंड फिक्स्ड एंड्स आर परफेक्टली रिजिड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो एंड कंडीशंस है, तो एंड कंडीशन में पिन जॉइंट होगा कॉलम का, तो उस पिन जॉइंट को फ्रिक्शनलेस बोलेंगे, क्योंकि पिन कनेक्टेड है तो पिन के साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट मानेंगे। और जो फिक्स्ड एंड है उसको परफेक्टली रिजिड मानेंगे, मतलब एकदम से परफेक्ट फिक्स्ड है, परफेक्ट रिजिड है, ऐसा हम मान के चलेंगे जो फिक्स्ड एंड है। सो फिक्स्ड एंड परफेक्टली रिजिड होना चाहिए और जो पिन जॉइंट है जिसको हिंज जॉइंट बोलते हैं वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो ये एक लास्ट पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। सो ये लगभग 7 एजम्पशंस है जिसमें यूलर का जो कॉलम थियरी है उसके सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया हुआ है एजम्पशंस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि इन सारे पॉइंट्स को आप 2 बार 3 बार लिखो, क्योंकि इसमें से कई बार पॉइंट आप मिस कर जाते हो। तो ये कई बार 15 मार्क्स के क्वेश्चन आया हुआ सिर्फ पॉइंट लिखने का, तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और इस पॉइंट में आपको ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें ये क्या कह रहा है और कहां कहां पे लिमिटेशन है वो आप देख सकते हो। जैसे अगर आप देखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहां पे आती है कि आपने फेलियर ऑफ कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन, तो बकलिंग की वजह से ही लिया, लेकिन कई बार डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी काउंट करना पड़ता है, मतलब वो भी अगर कंसिडरेबल हुआ तो वो नहीं कंसीडर करने की वजह से आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोड आएगा वो लोड 100% एग्जैक्ट नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम होगी।
मीन्स इस थ्योरी की वजह से जो लोड आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड को भी कंसीडर करोगे तो ये जो लोड आएगा इससे और कम वैल्यू आएगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब इसकी वजह से जो लोड आएगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और अगर आप डायरेक्ट कंप्रेसिव भी काउंट करोगे तो उसकी वजह से लोड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, जिस लोड पे बकल हो जाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। और इसके अलावा परफेक्टली स्ट्रेट, ट्रूली एक्सियल, ये सब चीजें आपको, परफेक्टली इलास्टिक, ये सब चीजें ऐसी है जो ये आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल दीज आर द एजम्पशंस ऑफ फर्स्ट इफेक्टिव कॉलम थ्योरी एनालिसिस which was given by यूलर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यूलर्स कॉलम थ्योरी पे बेस्ड यूलर ने जो फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं यूलर्स कॉलम फॉर्मूला, सो यूलर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं और इवन इसको डिराइव करने के लिए भी पूछा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूलर्स कॉलम थ्योरी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यूलर का जो बकलिंग फॉर्मूला है वो यूलर का बकलिंग फॉर्मूला बोलता है कि जो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड P होगा वो हमेशा किसी कॉलम के लिए क्या होगा, पाई स्क्वायर EI बाय कैपिटल L स्क्वायर, राइट, कैपिटल L स्क्वायर। अब यहां पे ये बहुत जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है इसको यूलर ने डिराइव किया था। हम हालांकि इसके डेरिवेशन को अभी इसके जस्ट बाद देखेंगे, बट डेरिवेशन चूंकि प्योर मैथमेटिकल होता है तो उस मैथमेटिकल पे आने से पहले इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले P क्या है, P को हम बोलते हैं बकलिंग लोड, यूलर बकलिंग लोड। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, यूलर्स बकलिंग लोड, जिस लोड पे कॉलम बकल होना स्टार्ट हो जाएगा, बकलिंग, क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड। ये फॉर्मूला मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू है P। पाई तो आपको पता ही है। E क्या है, E ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कॉलम के मटेरियल का। E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी of column material। तो E आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज I डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। I यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का। याद रखना, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट वाला है। लिस्ट मतलब मिनिमम वाला, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन का, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का, तो कॉलम के क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो हो सकता है, IXX IYY। मान लो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही है मान लो किसी कॉलम का, तो इसका ये XX है, सेंट्रोइडल एक्सिस से XX एक्सिस पास कर रहा है, और ये YY एक्सिस है, तो उसका IXX भी होगा और IYY भी होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से पास करता हुआ। तो हमें इन दोनों में से क्या लेना है, इन दोनों में से लिस्ट वैल्यू लेनी होती है। लिस्ट वैल्यू मतलब लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। सो I हमारा क्या होना चाहिए, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूमेरिकल में काफी यूज करेंगे, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहां पे लिस्ट क्यों लिया, मतलब मिनिमम क्यों लिया, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिस्ट मिनिमम। तो देखो डियर स्टूडेंट, कॉलम जो है ना, कॉलम जब बकल होगा ना तो वो किस डायरेक्शन में बकल होगा, एक्स एक्सिस में होगा, मतलब एक्स में होगा या वाई में होगा। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट उसके क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा उस डायरेक्शन में वो पहले बकल होगा। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो लोड है इसमें जो फॉर्मूले में आई है वो लिस्ट होगा, क्योंकि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्शन में ही वो बकल होगा। ये चीज भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। सो लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IXX और IYY, बिटवीन IXX एंड IYY ये है। एंड लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। तो I आपको क्लियर हो गया, राइट।
सो आई आपको क्लियर हो गया होगा। और बकल किधर होता है? लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्शन में होता है, ये भी आप याद रखना। सो आई, व्हाट इज एल? यहां पे कैपिटल एल को हम इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। हालांकि ये टर्म क्या है, इसको यूलर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम अभी देखेंगे, क्योंकि एक्चुअल लेंथ अलग है और इफेक्टिव या जो इफेक्टिव लेंथ है वो अलग है। सो एल क्या है? एल को बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ये नहीं है, ये इफेक्टिव लेंथ है या इक्विवेलेंट लेंथ है, जो कि एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अभी हमने कॉलम के एंड कंडीशंस को अंडरस्टैंड किया, 4 टाइप के एंड कंडीशंस को, तो उस एंड कंडीशन पे ये इक्विवेलेंट लेंथ डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है अभी देखेंगे, बट आपको ये देखना है, राइट। सो ये यूलर का कॉलम थ्योरी है, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, ये याद रखना है। और एल क्या है? कैपिटल एल, इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ है, जिसको अभी हम आगे करेंगे। सो ये यूलर का कॉलम थ्योरी है और इसको अभी हम डिराइव भी करेंगे, बट उससे पहले इक्विवेलेंट लेंथ को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये यूलर ने डिराइव करके दिया था, इसके डेरिवेशन को हम करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैथमेटिकल है। बाकी क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले इंपेरिकल है, जो कि अदर्स हैं, जैसे जो जॉनसन फॉर्मूला है या रैंकाइन फॉर्मूला है, ये सब इंपेरिकल है, बट ये क्या है? मैथमेटिकल है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यूलर का जो कॉलम फॉर्मूला, यूलर्स का जो बकलिंग फॉर्मूला है कॉलम के लिए, वो है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाई कैपिटल L स्क्वायर। यहां पे हमने E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम मटेरियल, I लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन, कैपिटल L क्या है? इक्विवेलेंट लेंथ। इसी इक्विवेलेंट लेंथ को आपको बताना है। इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बेसिकली क्या है, इसको आपको समझना है। ये बेसिकली एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर कॉलम के बोथ एंड हिंज्ड है, अगर कॉलम का बोथ एंड हिंज्ड है, तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा या इक्विवेलेंट लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ के इक्वल होता है, राइट। एक्चुअल लेंथ के इक्वल होता है। अगर आप इसको देखोगे, अगर याद होगा आपको कि बोथ एंड हिंज्ड वाली कंडीशन कैसी थी, ऐसी थी। ये बोथ एंड हिंज्ड, जब हम इस पे लोड लगाते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे। सो ये इसकी एक्चुअल लेंथ है L, और जो इफेक्टिव लेंथ है, दोनों इक्वल हो जाता है इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में, राइट। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, ये वाली क्या कंडीशन है? ये एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा क्या है? हिंज है। ये दूसरी एंड क्या है? हिंज्ड है। इस पे जब आप लोड लगाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशन बनती है। मतलब अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड एंड पे चूंकि रिस्ट्रेनिंग मोमेंट क्रिएट होता है, फिक्सिंग मोमेंट क्रिएट होता है, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो आगे से फिर यूं होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा L, वो एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होगा, एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होगा, जो कि सेकंड कंडीशन ये वाला दिया हुआ है, राइट। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? एक्चुअल लेंथ अपॉन √2, राइट। थर्ड कंडीशन है बोथ एंड फिक्स्ड। अगर बोथ एंड फिक्स्ड देखोगे डियर स्टूडेंट, तो बोथ एंड फिक्स्ड है समथिंग लाइक दिस। अगर आप इस पे लोड लगाओगे तो ये डिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। दोनों एंड पे रिस्ट्रेनिंग मोमेंट क्रिएट होगा, फिक्सिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगा L, वो एक्चुअल लेंथ का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, L/2। एंड द लास्ट इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। इसमें क्या होगा? वन एंड फिक्स्ड है एंड अदर इज फ्री है, नॉट हिंज्ड, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हमने ले ली है, ये फ्री है। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो अगर इस कंडीशन में आप देखोगे तो अगर आप लोड लगाओगे तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, राइट,
तो इस केस में क्या होगा, जो अगर आप देखोगे इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये एक ऐसा कर्वेचर क्रिएट होगा। तो इस केस में ये टोटल क्रिएट होगा, ये इफेक्टिव लेंथ L हमेशा किसके बराबर होगा, 2L के बराबर होगा। तो ये बेसिकली इफेक्टिव लेंथ का एक एंड कंडीशन के साथ लिंक्ड एक फॉर्मूला है जो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको एंड कंडीशन के साथ इफेक्टिव या इक्विवेलेंट लेंथ का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूलर ने अपने कॉलम फॉर्मूले में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इफेक्टिव लेंथ ना लिख के, अगर मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज ना करके, अगर मैं इसको एक्चुअल लेंथ के टर्म में ही लिखूं तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू, अगर मैं बोथ हैंड हिंज्ड लूं तो दोनों इक्वल होता है, तो पाई स्क्वायर EI बाई स्मॉल l स्क्वायर एक्चुअल लेंथ। ये हो जाएगा कंडीशन फर्स्ट, ये हमारा कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट बोथ हैंड हिंज्ड। बोथ हैंड हिंज्ड में हमारा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। अगर हम कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं डियर स्टूडेंट, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, तो इसमें कैपिटल L क्या है, स्मॉल l बाय रूट 2। तो अगर मैं कैपिटल L को स्मॉल l बाय रूट 2 का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा स्मॉल l बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। यू कैन अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2, मतलब वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। तो इस केस में जो आपका बकलिंग लोड होगा यूलर के अकॉर्डिंग, वो बोथ हैंड हिंज से जस्ट डबल होगा, 2 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर होगा। नाउ अगर हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, थर्ड कंडीशन इज बोथ हैंड फिक्स्ड, तो इसमें कैपिटल L क्या है, स्मॉल l बाय 2, तो स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल l बाय 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला विल बिकम 4 पाई स्क्वायर EI बाय स्मॉल l स्क्वायर। ये क्या होगा, कंडीशन नंबर 3। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये जनरलाइज एक फॉर्मूला और उसके साथ ये एंड कंडीशन नहीं याद रखना चाह रहे हो, तो हर कंडीशन के लिए यूलर्स क्रिपलिंग लोड के अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं, आप उसको याद रखो तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 4 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर, कंडीशन 3 which is both hand fixed. Now the last condition which is one hand fixed and other is free. इस कंडीशन में अगर हम देखें तो कैपिटल L 2L के बराबर है, तो कैपिटल L 2L का स्क्वायर करेंगे तो 4L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EI बाई 4L स्क्वायर विच इज हैविंग लिस्ट स्ट्रेंथ। अगर आप देखो इन चारों कंडीशन में देखो तो ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन, मतलब सबसे ज्यादा लोड की वैल्यू मिल रही है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन, मतलब वन एंड बोथ हैंड फिक्स्ड होगा तो सबसे ज्यादा लोड चाहिए बकलिंग के लिए, राइट, यूलर के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, वीकेस्ट कंडीशन है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री इज वीकेस्ट कंडीशन है, वीकेस्ट कंडीशन है। सो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद मतलब सबसे स्ट्रांग होगा वन एंड फिक्स्ड अदर इज बोथ एंड फिक्स्ड, उसके बाद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, और देन बोथ हैंड हिंज्ड एंड द लिस्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री विच इज पाई स्क्वायर EI बाय 4L स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, या फिर इस टाइप से एंड कंडीशंस और इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ में रिलेशन भी पूछ सकता है। एक कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी डियर स्टूडेंट पूछ सकता है। ये देखो, ये क्या है, इसी फॉर्मूले में देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर तो सब में है, सिर्फ एक कॉफिशिएंट या कांस्टेंट है जो वेरी कर रहा है, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1/4 है। अगर मैं ऊपर कॉफिशिएंट की बात करूं तो ये कॉफिशिएंट सिर्फ वेरी कर रहा है, तो उसी को टर्म में ऐसे भी लिखा जाता है कई बार। यूलर ने बताया कि P इज इक्वल टू C पाई स्क्वायर EI बाय स्मॉल मींस एक्चुअल लेंथ का स्क्वायर। यहाँ पे C एक कांस्टेंट है जिसको नाम दिया एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट, इसको बोला गया एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट। सो एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट को लेके P इज इक्वल टू C पाई स्क्वायर EI बाय स्मॉल L स्क्वायर बोला, तो अब ये C 1 होगा इस कंडीशन में, मतलब बोथ हैंड हिंज्ड के कंडीशन में C यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो इसलिए C 1 हो जाएगा कंडीशन नंबर 1 में। ये है कंडीशन 1,
कंडीशन 1 व्हेन आई से, तो ये वाले टेबल के अकॉर्डिंग कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या, 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे कंडीशन 2 के लिए C2 हो जाएगा, राइट, एंड फिक्सिटी कॉफिशिएंट। नाउ C4 कब होगा, जब 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर इज बोथ एंड फिक्स्ड है, विच इज कंडीशन नंबर 3। एंड C इस केस में चूंकि 4 नीचे है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूं तो ऑब्वियसली C क्या हो जाएगा 1/4। यहां पे मैं 1/4 लिखूंगा तभी ये 4 नीचे आएगा, तो यहां पे C क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में C 1/4 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.25। ये क्या है, 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री के लिए। तो कई बार ऐसे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि P is equal to C pi square EI by L square, then what will be the value of C for 1 and fixed and other is fixed, 1 and fixed and other is free, तो ऑब्वियसली आपको बताना होगा 1/4। सो आइडिया इज कि इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। बाकी सब्जेक्टिव में तो आपको बस कोई वन वे यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, तो अदर वे यू कैन इजीली डेराइव और कंसीव्ड, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक पे चल रहे हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो हमने इक्विवेलेंट लेंथ एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया है यूलर्स कॉलम फॉर्मूला में, यूलर्स बकलिंग फॉर्मूला फॉर कॉलम में, तो उसको हम बेसिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो इक्विवेलेंट लेंथ, क्योंकि इसके डेफिनेशन एसएससी जेईई में आ चुका है, तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। मतलब जो हमारे एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी कर्वेचर में जहां पे एक्सिस चेंज होता है या जहां पे वो डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैथमेटिकल टर्म है। सो द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ और सिंपल कॉलम लेंथ। ये बेसिकली क्या है, अगर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट समझना है तो ये वाले कंडीशन में आओ। ये क्या है, बेसिकली बोथ एंड फिक्स्ड है डियर स्टूडेंट। ये क्या है, बोथ एंड्स फिक्स्ड है। तो अगर बोथ एंड फिक्स्ड है तो इसमें जो बकलिंग का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। तो यहां पे साफ क्लियर है कि यहां पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो दोनों के बीच जो लेंथ है ना उसी को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, कैपिटल एल विच इज इफेक्टिव लेंथ, और ये हमेशा एक्चुअल लेंथ का हाफ होगा। सो कैपिटल एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बाई 2। तो जो दो एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस कर्व का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पे एक्सिस चेंज हो रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे, इन दोनों के बीच के लेंथ को ही हम डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम चीज अगर आपको समझना है तो यहां पे बोथ एंड हिंज्ड में चूंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली एक्चुअल लेंथ के बराबर ही है। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, यहां से यहां जो लेंथ है वो बेसिकली ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, दोनों के बीच जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। यहां पे देखो 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। इस केस में अगर आप देखोगे तो इसका जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा वो इस टाइप से होगा। अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो पीछे भी एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज क्रिएट होगा। तो अब आपको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे हुआ और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे है, तो दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस होगा ना ये इफेक्टिव लेंथ है। सो ऑब्वियसली ये एक्चुअल लेंथ का जस्ट डबल होगा। एंड सेम वे 1 एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। अगर इस केस में हम बात करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां है और ये टॉप एंड ये है, तो टॉप एंड से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा इफेक्टिव लेंथ, और ये हमेशा एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और डायग्राम के साथ, अगर अलग से इक्विवेलेंट लेंथ डिफाइन करने के लिए आता है जो कि आ चुका है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बता सकते हैं कि द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ गिवन कॉलम with given end condition is the length of an equivalent column of the same material and cross section with hinged end to that of the given column। सिंपल सा कंडीशन है। अगर आप देखोगे तो चूंकि हिंज कंडीशन में, हिंज बोथ एंड हिंज्ड में दोनों लेंथ इक्वल है, दोनों इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ सेम है, तो उसी को इसने एक डेफिनेशन फ्रेम किया कि द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ गिवन कॉलम
with given end condition is the length of an equivalent column of the same material and cross section with hinged end to that of the given column। मतलब hinged end के साथ जो उसका लेंथ होगा वही बेसिकली उसका इक्विवेलेंट लेंथ होगा। सो ये दो डेफिनेशन आप इक्विवेलेंट लेंथ के लिए एग्जाम में लिख सकते हो अगर आपके एसएससी जेई सब्जेक्टिव में आता है। सो आई थिंक आपको इक्विवेलेंट लेंथ और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कंडीशन के साथ वो कैसे लिंक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, जिसको हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। ये क्या है? ये किसी भी कॉलम या स्ट्रट के लिए ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंडरनेस रेशियो। ये है क्या? नाम से ही क्लियर है, सिलेंडरनेस। सिलेंडर मतलब क्या होता है? सिलेंडर का स्पेलिंग पे ध्यान देना, SLENDER, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है कितना, मतलब कोई भी चीज जब काफी लंबी होती है और पतली होती है